चैप्टर 6 देखते हैं। चैप्टर 6 प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब चाइल्ड है जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, तो उसका स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड होगा ये बताया गया है। ठीक है। सेक्शन 24 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्रोसीजर भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका। ठीक है, सेक्शन याद रखिएगा, पूरा प्रोसीजर भी याद रखिए। सेक्शन 24 रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड। सब सेक्शन 1 द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड एट द रेजिडेंस ऑफ द चाइल्ड or at a place where he usually resides or at the place of his choice, and as far as practicable by a woman police officer not below the rank of sub inspector। देखिए क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट है। द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड, जो चाइल्ड है, जो विक्टिम है, उसका स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड होगा? शैल बी रिकॉर्डेड एट द रेजिडेंस ऑफ द चाइल्ड। शैल बी रिकॉर्डेड है मतलब कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? या तो वो बच्चा जहाँ रहता है उसके घर पे, या एट अ प्लेस वेयर ही यूजुअली रिजाइड्स, जहाँ वो जनरली रिजाइड करता है, यूजुअली कभी कभार वहाँ पे, या ऐसी जगह जहाँ वो चाहता है, प्लेस ऑफ हिज चॉइस, एंड एज फार एज प्रैक्टिकेबल बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। या तो उसके घर पे, या तो जहाँ वो कभी कभार रहता है, या उसके चॉइस से, एंड लेकिन साथ में वो वुमेन पुलिस ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक की है वो बताएगी कि कहाँ पे प्रैक्टिकेबल है। एंड लगा हुआ ध्यान रखिएगा, इन तीन जगहों में से किसी एक जगह पे, और जैसा वो वुमेन पुलिस ऑफिसर एज प्रैक्टिकेबल वो बताती है, वुमेन पुलिस ऑफिसर जो एसआई या एसआई की रैंक से ऊपर है। ठीक है, उससे बिलो नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यानी उस जो चाइल्ड का स्टेटमेंट इन जगह पे रिकॉर्ड होगा। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? द पुलिस ऑफिसर वाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शैल नॉट बी इन यूनिफॉर्म। जो पुलिस ऑफिसर है, जो बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है उस दौरान, उस समय पर किसी भी तरीके से यूनिफॉर्म में नहीं होंगी। ठीक है, पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म में नहीं होंगी। सब सेक्शन 3 क्या बता रहा है? द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन shall, while examining the child, ensure that at no point of the time come in the contact in any way with the accused। सबसेक्शन 3 बोल रहा है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ठीक है, जब बच्चे का एग्जामिनेशन हो रहा है, यहाँ पे एग्जामिनेशन हो रहा है या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जा रहा है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी तरीके से एक्यूज्ड के कांटेक्ट में ना आए, यानी एक्यूज़ के सामने ना खड़ी हो। यानी ऐसा ना हो कि चाइल्ड का स्टेटमेंट चल रहा है और वहीं सामने एक्यूज़ भी आ गया है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ऑब्लिगेशन ऐसा नहीं होना चाहिए। सब सेक्शन 4 क्या बोल रहा है? नो चाइल्ड शैल बी डिटेन्ड इन द पुलिस स्टेशन इन द नाइट फॉर एनी रीज़न। सब सेक्शन 4 बोल रहा है कि नो चाइल्ड शैल बी डिटेन्ड इन द पुलिस स्टेशन इन द नाइट फॉर एनी रीज़न। किसी भी हालत में बच्चे को पुलिस स्टेशन में रात के समय, चाहे कोई भी रीज़न हो, रखा नहीं जाएगा। सबसेक्शन 4 बोल रहा है। सबसेक्शन 5 क्या बोला? द पुलिस ऑफिसर शैल इंश्योर दैट द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक मीडिया अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द स्पेशल कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। सब सेक्शन 5 में बात कही जा रही है स्पेशल कोर्ट देखेगी कि इस चाइल्ड के इंटरेस्ट में अगर ऐसी चीज़ है तभी पब्लिक मीडिया में उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ होगी, वरना कोई भी पुलिस वाला उस बच्चे की आइडेंटिटी को पब्लिक मीडिया में डिस्क्लोज़ नहीं करेगा, प्रोटेक्ट रखेगा। ठीक है, सब सेक्शन 5 बोल रहा है। सेक्शन 25 रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाय मजिस्ट्रेट। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, किस तरीके से मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट बच्चे का। ठीक है, यानी 24 को 24 सेक्शन 24 के आगे क्या होगा, जैसे कैसे रिकॉर्ड होगा तो कौन करेगा ये बता रहा है, और किस तरीके से करेगा ये भी बता रहा है सेक्शन 25। सेक्शन 25 रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाय मजिस्ट्रेट।
Subsection 1, if the statement of the child is being recorded under section 164 CRPC, अब क्या हो गया BNSS में 183, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 183 भी लिख लीजिएगा. If the statement of the child is being recorded under section 164/183 BNSS, herein referred to as the code, the magistrate recording such a statement shall, notwithstanding anything contained therein, record the statement as spoken by the child. क्या बोल रहा है? If the statement of child is being recorded under section 164, 164 में या 183 BNSS में अगर बच्चे का बयान हो रहा है, मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, तो 164 में जो कुछ दिया उससे लेना देना नहीं है, ठीक है. मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड सच स्टेटमेंट शैल, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट देयर इन, यहाँ इसमें कुछ भी दिया उससे लेना देना, रिकॉर्ड द स्टेटमेंट एज स्पोकन बाय द चाइल्ड, जैसा बच्चा बोलेगा उस हिसाब से स्टेटमेंट को लिखा जाएगा, ठीक है. प्रोविजो क्या बोल रहा है? That the provisions contained in first proviso to subsection 1 of section 164 of the code shall, so far it permits the presence of the advocate of the accused, shall not apply in this case. जब भी पॉक्सो में 164 या 183 की तरह 183 BNSS की तरह किसी बच्चे का स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा, वहाँ पे एक्यूज्ड या उसके एडवोकेट की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है. यानी क्या बोल रहा है प्रोविजो? 164 में जैसा लिखा था कि रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग के टाइम पे एक्यूज के एडवोकेट की प्रेजेंस होती है, लेकिन यहाँ पे एक्यूज्ड और एक्यूज के एडवोकेट की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, यानी वो सबसेक्शन अप्लाई नहीं होता है, ये बता रहा है, ठीक है. सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? द मजिस्ट्रेट शैल प्रोवाइड टू द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स और हिज रिप्रेजेंटेटिव अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 207. 207 में जो सारे कागज़ मिलते थे उन सब की बात बोल रहा है. अपॉन द फाइनल रिपोर्ट बीइंग फाइल्ड बाय द पुलिस अंडर सेक्शन 173. 173 में क्या आता था? चार्जशीट आती थी, ठीक है. अब किस सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है, ठीक है, बता दीजिए सेक्शन. 173 क्या हो गया? 193 BNSS, ठीक है. क्या बोल रहा है? द मजिस्ट्रेट शैल प्रोवाइड टू द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव, मतलब तुरंत ही बच्चे को क्या दे दिया जाएगा? चार्जशीट और बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो सारे ही दे दिए जाएंगे तुरंत, बस इतना ही बोल रहा है. सेक्शन 26 एडिशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ठीक है. अब मतलब जल्दी ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है. सेक्शन 27 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सेक्शन 27 क्या बोला? मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड. सब सेक्शन 1 सेक्शन ज़रूर याद रखिएगा, प्रोविजंस के बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं. मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड. सबसेक्शन द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ whom any offence has been committed under this act shall, notwithstanding that a FIR or complaint has not been registered for the offence under this act, be conducted in accordance with section 164A of Code of Criminal Procedure. क्या बोल रहा है? बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, जिसके अगेंस्ट इस एक्ट में ऑफेंस हुआ है, ठीक है, चाहे FIR या कंप्लेंट हुई हो या ना हुई हो, तुरंत ही क्या होगा? एक मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा. 164A CRPC में जैसे कंडक्ट कराया जाता है उस हिसाब से कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है. सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? इन केस द विक्टिम इज़ गर्ल चाइल्ड, अगर जो विक्टिम है अगर वो गर्ल है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ये जो एक्ट है वो जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है. अगर यहाँ विक्टिम अगर जो बच्चा है वो गर्ल है, तब क्या? द मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय अ वुमेन डॉक्टर. तो वहाँ पे अगर कोई गर्ल चाइल्ड है जो विक्टिम है, उसका जो एग्जामिनेशन होगा बाय वुमेन डॉक्टर होगा. सबसेक्शन 3, the medical examination shall be conducted in the presence of the parent of the child or any other person in whom the child reposes trust or confidence.
बस इतना ध्यान रखिए, मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा उस बच्चे के पेरेंट्स या उस जो चाहता है उस बच्चे पर जिसका ट्रस्ट है, बच्चा जिस पर विश्वास करता है, ठीक है, जनरली उनके पेरेंट्स के प्रेजेंस में ही एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। Subsection 4, where in case the parent of the child or other person referred to in subsection 3 cannot be present for any reason during the medical examination of the child, the medical examination shall be conducted in the presence of a woman nominated by the head of the medical institution। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बच्चा है, ठीक है, अगर वो उसके उस कोई मतलब कोई बच्चा है जिसके रेफरेंस में इस तरीके का ऑफेंस हुआ है जिसके अगेंस्ट, ठीक है, अब उसके पेरेंट्स के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन होना बहुत मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब उसके पेरेंट्स तो मिल नहीं रहे या उनके पेरेंट्स के बारे में जानकारी है नहीं, तो वहाँ पर जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन के हेड होंगे, ठीक है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन के जो हेड होंगे, ठीक है, कंडक्टेड इन द प्रेजेंस, वो किसी वुमेन को अपॉइंट करेंगे, किसी वुमेन डॉक्टर को भी कर सकते हैं, वुमेन हेड जो हो, ठीक है, उनके प्रेजेंस में वो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, बस ये बता रहा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं चैप्टर 7 पे, स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट जानते हैं किस रेफरेंस में बनाई गई हैं, स्पेशल एक्ट है पॉक्सो का, तो उस रेफरेंस में स्पेशल कोड बनाएगी जिससे जल्दी से जल्दी इस तरह के ऑफेंसेस का ट्रायल हो पाए, ठीक है। तो चैप्टर 7 स्पेशल कोर्ट देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 28 डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट। Subsection 1, for the purposes of providing a speedy trial, the state government shall, in consultation with the Chief Justice of the High Court, by notification in the official gazette, designate for each district a court of session to be a special court to try the offences under the act। क्या बोल रहा है, इस एक्ट में जो ऑफेंस है उनके स्पीडी ट्रायल के लिए स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन किससे कंसल्ट करेगी, उस स्टेट के हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगी ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है। ईच डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, अगर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेगी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, और हर डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट ऑफ सेशन होगी उसी को स्पेशल कोर्ट बनाएगी, ठीक है। आपने देखा होगा स्पेशल पॉक्सो कोर्ट, स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट लिखा रहता है, ठीक है। तो जो वहाँ के जो जज साहब होते हैं पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज, वो इक्विवेलेंट टू द कोर्ट ऑफ सेशन होते हैं, ठीक है। ये बात बोलिए। प्रोविज़ो क्या बोले, प्रोवाइडेड दैट if a court of session is notified as a children's court under the Commission for the Protection of Children's Rights Act 2005 or a special court designated for similar purposes under any other law for the time being forced, then such court shall be deemed to be special court under this section। ये वो बता रहा है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट के तहत अगर कोई चिल्ड्रन कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी तो उसे भी माना जा सकता है स्पेशल कोर्ट, ठीक है। लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, वाइल ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट a special court shall also try an offense other than the offense referred to in subsection 1 with which the accused may under the code of criminal procedure be charged at the same trial। सबसेक्शन 2 इतना ही बोल रहा है कि अगर कि स्पेशल कोर्ट क्या कहते हैं, पॉक्सो के अगर पॉक्सो में किसी तरह का ऑफेंस किया उस एक्यूज़ ने, तो वो तो ट्राई कर ही सकती है, अगर उसके अलावा भी कोई ऑफेंस अगर उसने किया है तो उसको उसका भी ट्रायल कर सकती है स्पेशल कोर्ट, बस इतना बताया हुआ, ठीक है। सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, द स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट notwithstanding anything in the Information of Technology Act 2000 shall have jurisdiction to try offences under section 67B। 67B आप तो जानती हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, सेक्शन 13 क्लॉज बी में पढ़ा हुआ था, जहाँ पे वो केरला वाला केस बताया था, ठीक है। अगर इस तरीके के ऑफेंस होते तो वहाँ स्पेशल कोर्ट वो भी ट्राई कर सकती है, ऑफेंस ऐसे ट्राई करेगी, ठीक है। सो फार एज रिलेट्स टू द पब्लिकेशन और ट्रांसमिशन of sexually explicit material depicting child in any act or conduct or any manner or facilitate abuse of children online, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि ऐसे ऑफेंसेस का भी ट्रायल हो कर सकती है, उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है, शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑफेंसेस, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, यानी वो चिल्ड्रन कोर्ट जो होगी, स्पेशल कोर्ट होगी,
वो ऐसे ऑफेंसेस को का भी उसके पास ज्यूरिसडिक्शन होगा और ऐसे ऑफेंसेस का भी ट्रायल कर सकती है। बस इतना बताया हुआ है, ठीक है। सेक्शन 29 देखते हैं, प्रिजम्पशन बता रहा है, प्रिज्यूम कर रहा है। प्रिजम्पशन किस एक्ट में है? इंडियन एविडेंस एक्ट में ना। अब किस में हो गया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। किस सेक्शन से किस सेक्शन तक थे प्रिजम्पशन, किस तरह के प्रिजम्पशंस होते हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 29, प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस where a person is prosecuted for committing or abetting or attempting to commit any offense under section 3579 of this act, the special court shall presume, may presume, और क्या होता है? conclusive proof, ठीक है, that such person has committed or abetted or attempted to commit the offense as the case may be unless the contrary is proved। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 29 प्रिजम्पशन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। शैल प्रिज्यूम यानी माना जाएगा, अगर किसी एक के खिलाफ ये FIR लिखाई गई कि इसने ऐसा ऑफेंस किया है, तो कोर्ट मानेगी। शैल प्रिज्यूम, कोर्ट प्रिज्यूम करेगी हाँ इसने ऐसा किया है। अब एक्यूज के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो प्रूफ करे कि मैंने ऐसा नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे शैल प्रिज्यूम है। जनरली क्या होता है, जब भी किसी कोर्ट में केस जाता है तो कौन होते हैं? दो पार्टीज़ होती हैं, प्रोसिक्यूशन होता है, डिफेंस होता है। प्रोसिक्यूशन केस सबसे पहले प्रूफ करता है, ठीक है। डिफेंस की जिम्मेदारी है, प्रोसिक्यूशन प्रूफ करता है कि एक्यूज़ ने ऐसा ऐसा किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ सेक्शन 29 पॉक्सो एक्ट में ऐसा प्रिजम्पशन दे रहा है कि अगर पॉक्सो में कोई ऑफेंस कमिट होता है तो प्रोसिक्यूशन सिर्फ बता रहा है, प्रोसिक्यूशन प्रूफ नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे उल्टा डिफेंस प्रूफ करेगा कि मैंने ऐसा नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी, तो स्पेशल कोर्ट को पता है कि हाँ एक्यूज़ ने ऐसा ऑफेंस किया है, ठीक है। अब एक्यूज़ की जिम्मेदारी है कि वो प्रूफ करे कि मैंने ऐसा ऑफेंस नहीं किया है। यही शैल प्रिज्यूम है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। शैल प्रिजम्पशन में मैंडेटरी है कि कोर्ट मानेगा कि हाँ इसने ऐसा किया है। अब अपोजिट पार्टी पे है, यानी डिफेंस पे है कि वो प्रूफ करे कि मैंने ऐसा नहीं किया है, ठीक है। अगर प्रूफ नहीं कर पाता डिफेंस तो माना जाएगा कि एक्यूज़ ने ऐसा ऑफेंस किया है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। इसके साथ में आप लोग पढ़ भी लीजिए, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है। सेक्शन 30 क्या बता रहा है? प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट, यानी मेंटल स्टेट मतलब क्या इंटेंशन था, प्रिजम्पशन, इस चीज़ का प्रिजम्पशन भी लिया जाएगा, ठीक है। किस चीज़ का प्रिजम्पशन लिया जाए? सेक्शन 30 बोल रहा है प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट, ठीक है। देखते हैं क्या है। सब सेक्शन 1, इन एनी प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट विच रिक्वायर्स अ कल्पेबल मेंटल स्टेट ऑन द पार्ट ऑफ द एक्यूज्ड, द स्पेशल कोर्ट शैल प्रिज्यूम। देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ बता रहा है, स्पेशल कोर्ट शैल प्रिज्यूम मानेगी कि जो एक्यूज्ड है उसका इंटेंशन था, ठीक है, इंटेंशन था। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 3 में सेक्सुअल इंटेंट की बात करी थी। सेक्सुअल इंटेंट से ऐसा ऑफेंस करेगा, ठीक है। तो उसी इंटेंट की बात यहाँ कह रही है। अगर किसी के खिलाफ, ए के खिलाफ अगर FIR लिखाई गई है तो माना जाएगा उसने ऐसा ऑफेंस किया, तो उसका उस समय ऐसा इंटेंशन था, ठीक है। अक्यूज़ बोले नहीं नहीं मुझसे ये हुआ है लेकिन मेरा सेक्सुअल इंटेंट नहीं था, मेरा इंटेंशन सेक्सुअल इंटेंट नहीं था। लेकिन वहाँ पे कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी कि उसका ऐसा इंटेंशन था। स्पेशल कोर्ट शैल प्रिज्यूम, ठीक है। नहीं नहीं तुम्हारा तुमने ऑफेंस ये किया है तो हम मानेंगे तुम्हारा इंटेंशन कैसा था, सेक्सुअल इंटेंट ही था, ठीक है। जैसा मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, सेक्शन 3 में हम लोगों ने पढ़ा था ना। सेक्शन 7 में लिखा हुआ सेक्सुअल असोल्ट हुएवर विद सेक्सुअल इंटेंट की बात कर रहा है, इसी इंटेंशन की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 30 में प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट, सबसेक्शन में इन एनी प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट विच रिक्वायर्स अ कल्पेबल मेंटल स्टेट, ऐसा ऑफेंस जहाँ पे प्रोसिक्यूशन को लगता है कि हाँ प्रूफ करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे क्या रिक्वायर है, कल्पेबल मेंटल स्टेट ऑन द पार्ट ऑफ एक्यूज,
एक्यूज्ड के पार्ट पे कि उसने सेक्सुअल इंटेंट से ऐसा किया था, तो प्रोसिक्यूशन को उस ऑफेंस के लिए प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे स्पेशल कोर्ट खुद मान लेगी। शैल प्रिज्यूम द existence of such mental state, but it shall be a defense for the accused to prove the fact that he had no such mental state with respect to the act charged as an offense in that prosecution। यानी प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी ख़त्म, प्रोसिक्यूशन ने खाली बता दिया कि एक्यूज़ ने ऐसा किया, अब एक्यूज्ड प्रूफ करे कि मेरा ऐसा मेंटल स्टेट या मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। ठीक है, अब एक्यूज प्रूव करे। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? सबसेक्शन 2, फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन अ फैक्ट इज सेट टू बी प्रूव्ड ओनली व्हेन द स्पेशल कोर्ट बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट beyond reasonable doubt and not merely when its existence is established by a preponderance of probability। क्या बोल रहा है? preponderance of probability, और जनरली क्या होता है क्रिमिनल लॉज में, एस्टैब्लिश बाय प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी मतलब ये बोल रहा है कि इस सेक्शन के रेफरेंस में, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, अगर कोई फैक्ट प्रूव्ड माना जाएगा, स्पेशल कोर्ट तभी बिलीव करेगी कि ऐसा जो फैक्ट हुआ है, ऐसा जो एक्ट हुआ है वो एग्जिस्ट करता था बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कि हाँ ये चीज़ हो सकती थी, भले उसके इस्टेब्लिश करने के लिए चाहे जितने भी प्रूफ दिए जाएं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चाहे जितनी हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन कोर्ट, स्पेशल कोर्ट तब भी मानेगी कि हाँ ये ऐसा ऑफेंस हुआ है। ठीक है, ये बात बोल रहा है सबसेक्शन 2 में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, ये खाली कल्पेबल मेंटल स्टेट का एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि इंटेंशन, मोटिव, नॉलेज वही सब है। ठीक है, इससे लेना देना नहीं है। अब सेक्शन 31 क्या बोल रहा है? एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर टू प्रोसीडिंग बिफोर अ स्पेशल कोर्ट। ये सिर्फ इतनी बात बोल रहा है कि स्पेशल कोर्ट क्या है इस रेफरेंस में। ठीक है, किस तरीके से सीआरपीसी अप्लाई होगी स्पेशल कोर्ट में। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट द प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर including the provisions as to the bail and bond shall apply to the proceeding before a special court, and for the purpose of the said provision special court shall be deemed to have court session। यहाँ पे सिर्फ इतना बोल रहा है कि स्पेशल कोर्ट पे अगर इस एक्ट में कहीं पे नॉट विद स्टैंडिंग करके लिखा है तो वहाँ पे सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगी, लेकिन बाकी हर जगह सीआरपीसी अप्लाई होगी। ठीक है, बस ये बता रहा है। सेक्शन 32 क्या बोल रहा है? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, यानी जो स्पेशल कोर्ट होंगी वहाँ एक तरीके से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी होंगे। ठीक है, अब वो कौन से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, बस इतना ध्यान रखिए, जिनकी प्रैक्टिस 7 साल से कम नहीं है उन्हें वही माने जाएंगे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं चैप्टर 8 पे। चैप्टर 8 क्या बोल रहा है? प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। ये बता रहा है ये सेक्शन कि किस तरीके से क्या स्पेशल कोर्ट के पावर हैं और एविडेंस रिकॉर्डिंग का क्या प्रोसीजर है। ठीक है, सेक्शन 33 प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट। सबसेक्शन स्पेशल कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस विदाउट द एक्यूज बीइंग कमिटेड टू इट फॉर ट्रायल। देखिए क्या बोल रहा है, जनरली कॉग्निजेंस कब लिया जाता है? जब यहाँ पे बोला विदाउट द एक्यूज बीइंग कमिटेड टू इट फॉर ट्रायल, यहाँ पे यानी बोल रहा है स्पेशल कोर्ट डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले लेंगी, कमिटल की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं सीआरपीसी बीएनएसएस में कि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले करके जो सेशंस कोर्ट होते हैं उनको कमिट करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस। स्पेशल कोर्ट कौन सी है? सेशन कोर्ट है ना। स्पेशल कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस विदाउट द एक्यूज बीइंग कमिटेड टू इट फॉर ट्रायल upon receiving a complaint of facts which constitute such offense or upon a police report of such fact। या तो कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ले लेगी या पुलिस रिपोर्ट पे डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले लेगी। ठीक है, सबसेक्शन 2 क्या बोला? द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एज द केस में बी काउंसिल अपीयरिंग फॉर द एक्यूज शैल
while recording the examination in chief, cross examination or re examination of the child communicate the questions to be put to the child to the special court, which shall in turn put those questions to the child. यानी सीधे सीधे बोल रहा है कि जब भी एग्ज़ामिनेशन, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन, री एग्ज़ामिनेशन चाइल्ड का होगा, तो वहाँ सबसे पहले स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल कोर्ट देखेगी कि किस तरीके के क्वेश्चन चाइल्ड से पूछे जाने हैं। यानी सबसे पहले स्पेशल कोर्ट को पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन चाइल्ड से पूछे जाएंगे, बस इतना ध्यान रखिए। सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है? स्पेशल कोर्ट में इफ़ इट कंसीडर्स नेसेसरी परमिट फ्रीक्वेंट ब्रेक्स फॉर द चाइल्ड ड्यूरिंग द ट्रायल। अब ये स्पेशल कोर्ट जब भी ठीक लगेगी बच्चे को कहेगी कि यहाँ आप थोड़ा ब्रेक दे दिया जाए तो दे दिया जाएगा। सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है? द स्पेशल कोर्ट शैल क्रिएट अ चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फियर allowing a family member or a guardian of a friend relative in whom the child has such confidence to be present in court। कोर्ट में स्पेशल कोर्ट अगर इस तरीके का ऑफेंस डील करेगी, ट्रायल कर रही होगी, तो एकदम फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहेगा। ठीक है, उस बच्चे की फैमिली मेम्बर सारे लोग, कोई भी रह सकता है कोर्ट में। सबसेक्शन 5 द स्पेशल कोर्ट शैल इंश्योर दैट अ चाइल्ड इज़ नॉट कॉल्ड रिपीटेडली टू टेस्टिफाई इन अ कोर्ट। ध्यान रखिए कि स्पेशल कोर्ट देखेगी कि बच्चे को बार बार नहीं बुलाया जाएगा कोर्ट में किसी चीज़ को टेस्टिफाई या किसी तरह का बयान देने के लिए। ठीक है, जितना कम से कम बुलाया जा पाए कोर्ट में उतना अच्छा है। Subsection 6 the special court shall not permit aggressive questioning or character assassination of a child and ensure that dignity of the child is maintained at all time during the trial। shall not लिखा हुआ shall यानी मैंडेटरी ड्यूटी है स्पेशल कोर्ट पे किसी भी तरह के एग्रेसिव क्वेश्चंस या उस बच्चे के जो कैरेक्टर उसको एसेसिनेट नहीं किया जाएगा, उसकी डिग्निटी को पूरा तरीके से मेंटेन रखा जाएगा ट्रायल के दौरान, ट्रायल या इंक्वायरी हर तरीके से, ऑल टाइम ड्यूरिंग द ट्रायल। सबसेक्शन 7 के बोले स्पेशल कोर्ट शैल इंश्योर दैट द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इज नॉट डिस्क्लोज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। स्पेशल कोर्ट ध्यान रखेगी, इस चीज़ का इंश्योर करेगी कि बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो। कब? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, दोनों ही बात ध्यान रखा है। ये पूछा जाता है कब ध्यान रखेगी आइडेंटिटी रिलीज़ ना हो? ट्रायल के दौरान भी, इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी। लेकिन कब हो सकती? जब स्पेशल कोर्ट रीजंस रिकॉर्ड करके दे दे कि हाँ यहाँ पे ज़रूरी इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड के रेफरेंस में है, तभी कर सकती है, लेकिन रीज़न रिकॉर्ड करेगी राइटिंग में। ठीक है, आइए डिस्क्लोज़र चाइल्ड से रिलेटेड वाला एक केस था, मैंने आपको बताया था शिल्पा मित्तल वाला, देखिएगा उसको। फिर एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड शैल इंक्लूड द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड्स फैमिली। चाइल्ड की आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? चाइल्ड की फैमिली, उसका नाम, स्कूल, रिलेटिव, सब कुछ, कुछ भी रिवील नहीं होना चाहिए, कुछ भी डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, वो बता रहा है। ठीक है, सबसेक्शन 8 क्या बोल रहा है? इन अप्रोप्रिएटेड केसेस द स्पेशल कोर्ट इन एडिशन टू द पनिशमेंट डायरेक्ट पेमेंट ऑफ सच कंपनसेशन। यानी बच्चे के रिहेबिलिटी, अगर किसी तरह के ऑफेंस में अक्यूज को फाइन लगाया जाता है तो बच्चे को दिया जाएगा, वो बता रहा है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 34 देखते हैं। सेक्शन 34 प्रोसीजर इन केस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय चाइल्ड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाय स्पेशल कोर्ट। ये क्या बोल रहा है कि क्या प्रोसीजर है, किसी कोई ऑफेंस हुआ है, ठीक है, और बच्चे की एज कैसे डिफाइन करी जाएगी, उसका प्रोसीजर बता रहा है। सबसेक्शन 1 वेयर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज़ कमिटेड बाय चाइल्ड। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर इस तरीके का ऑफेंस किसी बच्चे ने कर दिया है, ठीक है, इस एक्ट में सबसेक्शन 1 वेयर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज कमिटेड बाय अ चाइल्ड, मतलब ये समझिए कि एक दोनों ही यहाँ पे विक्टिम और एक्यूज्ड दोनों ही क्या है? चाइल्ड है। ठीक है ना, वही देखिए, वेयर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज कमिटेड बाय अ चाइल्ड such child shall be dealt with under the provisions of juvenile justice care and protection act। जुवेनाइल जस्टिस में कौन से बच्चे होते हैं? चिल्ड्रंस कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज, CCL बच्चे होते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे जो ऑफेंस करते हैं, जो एक्यूज होते हैं बच्चे, ठीक है, उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे वो बता रहा है वेयर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज कमिटेड बाय अ चाइल्ड सच चाइल्ड बी डेल्ट विद अंडर द प्रोविजंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट। यानी पॉक्सो में ही किसी बच्चे ने एक किसी चाइल्ड के साथ में कोई सेक्सुअल ऑफेंस कर दिया है, वो बता रहा है। सबसेक्शन 2 इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर द स्पेशल कोर्ट वेदर अ पर्सन इज अ चाइल्ड और नॉट
Such question shall be determined by the special court after satisfying itself about the age of such person, and it shall record in writing its reasons for determination. ये हम लोगों ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी पढ़ा था, ठीक है, वहाँ पे स्पेशल कोर्ट डिटरमाइन करती है, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी डिटरमाइन करता है अगर जे एक्ट में देखेंगे, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा. सबसेक्शन 3, नो ऑर्डर मेड बाय द स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड merely by any subsequent proof that the age of persons determined by it under subsection 2 was not the correct age. जो भी एक बार स्पेशल कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया उसके बाद भले ही कोई प्रूफ आ रहा वो नहीं माना जाएगा. जो स्पेशल कोर्ट का जो डिसीजन होगा, जो ऑर्डर होगा, वही माना जाएगा. ये बता रहा है, वही एज होगी, ठीक है, ये बता रहा है, ठीक है. कोई सब्सिक्वेंट जो प्रूफ आएगा वो उसको नहीं माना जाएगा, ठीक. सेक्शन 35 क्या बोल रहा है? पीरियड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ केस. अब भाई कितना टाइम पीरियड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ केस, कितने दिनों में होगा डिस्पोजल, कितने दिनों में रिकॉर्डिंग होगी एविडेंस की, सब बता रहा है. बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 35, ठीक है. द एविडेंस of the child shall be recorded within a period of 30 days of the special court taking cognizance of the offence, and reasons for delay if any shall be recorded by the special court. स्पेशल कोर्ट ने जिस दिन कॉग्निजेंस लिया है उससे 30 दिन के भीतर 30 डेज, विद इन 30 डेज चाइल्ड का एविडेंस रिकॉर्ड हो जाना चाहिए. अगर नहीं हो पाता है तो स्पेशल कोर्ट रीज़न इन राइटिंग में लिखेगी कि क्यों नहीं हो पाया है, ठीक है, ध्यान रखिए. सबसेक्शन 2, द स्पेशल कोर्ट शैल कंप्लीट द ट्रायल एज फार एज पॉसिबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस. ठीक है, जिस दिन कॉग्निजेंस लिया उससे 1 साल के भीतर में ट्रायल कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है. अब आप लोग बताइएगा बीएनएसएस में कौन से सेक्शन में दिया हुआ है कि सेक्सुअल ऑफेंसेस के अगेंस्ट में ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन कितने टाइम के भीतर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है. आप लोग इसको देख के बताइएगा. फिर सेक्शन 36 है, चाइल्ड नॉट टू बी सी एक्यूज एट एनी टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग. ये तो बताया सेक्शन 36 का, खाली इतना ध्यान रखिएगा. यानी जब भी कोई भी प्रोसीडिंग चल रही होगी बच्चा किसी भी तरीके से एक्यूज़ के कांटेक्ट में नहीं आएगा, ये बता रहा है, ठीक है. सेक्शन 37 क्या बोल रहा है? ट्रायल्स टू बी कंडक्टेड इन कैमरा. ट्रायल जो होंगे पॉक्सो कोर्ट में, जो ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट के जो भी ऑफेंसेस हैं उनका ट्रायल हमेशा इन कैमरा. इन कैमरा मतलब कि उस समय कोर्ट में और कोई प्रेजेंट नहीं होगा, ये बोल रहा है. द स्पेशल कोर्ट शैल ट्राई केसेस इन कैमरा एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड और एनी अदर पर्सन इन होम द चाइल्ड हैज़ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस. इनके अलावा यानी बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स के अलावा और कोई भी नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिए. प्रोवाइडेड दैट वेयर द स्पेशल कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट द चाइल्ड नीड्स टू बी एग्जामिन्ड एट अ प्लेस अदर दैन द कोर्ट, इट शैल प्रोसीड टू इशू अ कमीशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 284 ऑफ CRPC. मतलब जब भी स्पेशल कोर्ट को लगेगा कि नहीं जो बच्चा है उसका एग्जामिनेशन कोर्ट में नहीं हो पाएगा तो एक कमीशन इशू किया जा सकता है, ठीक है. स्पेशल कोर्ट के पास फुल पावर है इस हिसाब से, ठीक है. तो कमीशन इशू करेगी किस हिसाब से? सेक्शन 284 CRPC में जो लिखा है उस हिसाब से, ठीक है. बीएनएसएस का सेक्शन आप लोग बताइएगा, ठीक है. सेक्शन 38, असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटेड और एक्सपर्ट वाइल रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ चाइल्ड. एविडेंस, चाइल्ड का एविडेंस जब भी रिकॉर्ड हो रहा होगा, अगर लगता है कि हाँ किसी तरह के असिस्टेंस और इंटरप्रेटर की ज़रूरत है या एक्सपर्ट की ज़रूरत है तो कोर्ट जो है इस तरीके की मतलब जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर सकती है, कोर्ट ऑर्डर दे सकती है, ठीक है. बस इतना लिखा हो सेक्शन 38 में, ठीक. इसके बाद हम लोग आ जाते हैं चैप्टर 9 पे. चैप्टर 9 है मिसलेनियस. सेक्शन 39 बोला गाइडलाइंस फॉर चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट. ये नॉर्मल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं. जो NGOs हैं, ठीक है, या जो एक्सपर्ट्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, ठीक है, वो लोग क्या कहते हैं असिस्ट कर सकते हैं एज एन एक्सपर्ट, ठीक है. और इसके अलावा सेक्शन है सेक्शन 40, राइट ऑफ चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर. तो ये चाइल्ड के पास ऑब्वियसली चाइल्ड और चाइल्ड की फैमिली के पास ये राइट है, ठीक है, कि लीगल काउंसिल कर सकें, ठीक है. सेक्शन 41 क्या बताता है? प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 to 13 नॉट अप्लाई इन सर्टेन केसेस. ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 41. सेक्शन 3 और 13, सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 13 जो ऑफेंसेस हैं वो प्रोविज़न कब नहीं अप्लाई होंगे, किन केसेस में अप्लाई नहीं होंगे. देखो,
The provision of section 3 to 13 both inclusive shall not apply in case of medical examination or medical treatment of a child when such medical examination or medical treatment is undertaken with the consent of his parents or guardian. अगर माना जाए जैसे किसी बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस हुआ है, ठीक है, और विदाउट उसके पेरेंट की कॉन्सेंट से और उसके गार्जियन की विदाउट विदाउट गार्जियन और पेरेंट की कंसेंट के बगैर मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है तब तो अप्लाई हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, मेडिकल प्रोसीजर मेडिकल एग्जामिनेशन में तभी नहीं ये सेक्शन लगेंगे जब कंसेंट ली जाएगी उसके पेरेंट और गार्जियन से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद द कॉन्सेंट ऑफ हिज पेरेंट्स और गार्जियन, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 41 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन 42 अल्टरनेट पनिशमेंट की बात करता है। हम लोग ने जे एक्ट में भी अल्टरनेट पनिशमेंट की बात करी थी। ठीक है, जिस एक्ट में अल्टरनेट पनिशमेंट का मतलब होता है जिस भी एक्ट में ऐसे और ऑफेंसेस दिए हुए हैं, जनरली आईपीसी में दिया रहता है, अगर वहाँ पे भी ऑफेंस दिए हो तो जिसमें पनिशमेंट ज़्यादा होती है वो वाले वहाँ पे वो पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। सेक्शन 42 अल्टरनेट पनिशमेंट, यहीं पे आगे आप लोग लिख लीजिएगा कि जे एक्ट में अल्टरनेट पनिशमेंट का कौन सा सेक्शन है। ठीक है, वेयर एन एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट एंड ऑल्सो अंडर सेक्शन 166, ये आईपीसी के सेक्शन दिए हैं, बीएनएस कर लीजिएगा। Then, notwithstanding anything contained in any law for the time being enforced, the offender found guilty of such offence shall be liable to punishment only under this act or under the Indian Penal Code as provides for punishment which is greater in degree। यानी देखा जाएगा आईपीसी के सेक्शन भी लगे, पॉक्सो के भी लगे, तो जिसमें सबसे ज़्यादा डिग्री की पनिशमेंट दी गई है वो पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेक्शन 42 कैपिटल ए, एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। ये क्या बोल रहा है, ये एक्ट जो है किसी अदर लॉ को ख़त्म नहीं करता है, उसको सप्लीमेंट करता है। ठीक है, देखिए, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बी इन फोर्स। वो ऐड करता है यानी उसको सप्लीमेंट करता है, उसको ख़त्म नहीं करता है। फोर्स एंड इन केस ऑफ एनी इनकन्सिस्टेंसी the provisions of this act shall have overriding effect on the provisions of any such law to the extent of the inconsistency। ये स्पेशल एक्ट है तो जनरल एक्ट पे ओवरराइड करेगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि स्पेशल एक्ट ओवरराइड्स द जनरल एक्ट। इस पर एक मैगजिम भी है, कौन सी मैगजिम है बताइए आप लोग, वो मैगजिम कौन सी है? वो मैगजिम है जनरेलिया स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट। ठीक है, स्पेशल लॉ प्रिवेल्स ओवर जनरल लॉ। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, मैगजिम का नाम है जनरेलिया स्पेशल बस नॉन डेरोगेंट। ठीक है, यानी स्पेशल लॉ प्रिवेल्स ओवर जनरल लॉ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 42 कैपिटल ए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसका सेक्शन 43 पब्लिक अवेयरनेस। ठीक है, सेक्शन 44 मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंट ऑफ द एक्ट, ये ध्यान रखिए, इसमें पूछा जाता है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और स्टेट कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये दोनों मॉनिटरिंग करते हैं इस एक्ट कहाँ तक कैसे चल रहा है किस हिसाब से। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 45 पावर टू मेक रूल्स, मतलब किसके पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। ठीक है, पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्ट ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू।